गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोगों का पार्ट 3 है। हम लोगों पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुका हूँ। आइए, हम लोगों ने देखा था यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद आया है, क्यों आया है, इसी का कहानी हम लोग जान रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में ही राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और फ्रांस में किस वंश का शासन था? फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। और जो भी राजा बनता था वो अपने नाम में लुई लगाता था। हम लोगों ने देखा था लुई 14वां, इसके बाद लुई 15वां, और कहानी हम लोग कल सुने थे लुई 16वां का। लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूं, मेरा हर शब्द कानून है। लुई 15वां तक फ्रांस की स्थिति सही रही, लेकिन जब राजा बनता है लुई 16वां तो इसका विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतुआनेट से। वो बहुत खर्च करती थी, जिससे राजा और जनता काफी परेशान थे। इसी के कारण 14 जुलाई, पीछे सुने होंगे, 14 जुलाई 1789 की क्रांति हुई। 14 जुलाई 1789 की क्रांति वास्तिल जेल पर हमला करके शुरू हुई और लोगों ने वास्तिल का जेल तोड़ दिया। अब धीरे धीरे फ्रांस में सर्वसाधारण वर्ग लोगों के हाथों में सत्ता आ गई और इसका हेड बनता है रॉब्सपियर। रॉब्सपियर, इसका नाम है पियर। इस सब के एकदम सीधा करके रख दिया और इसने कहा कि पकड़ो किसको? लुई 16वां और इसकी पत्नी मैरी एंतुआनेट को, और दोनों को पकड़ के गिलोटीन चढ़ा दिया। हम लोगों ने कल कहानी यहां तक सुना था, गिलोटीन चढ़ा दिया। गिलोटीन क्या होता है? तो गिलोटीन एक मृत्यु दंड देने का सिस्टम है। गिलोटीन का मतलब होता है पूरे गर्दन को फंसा के ऊपर से तलवार से उसको गर्दन को धड़ से अलग कर देना, इसी को कहते हैं गिलोटीन चढ़ा देना। गिलोटीन का मतलब क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम बना होता है जिसमें गर्दन को फंसा देते हैं और तलवार से एक बार में उसको गर्दन को अलग कर देते हैं, इसी को कहते हैं गिलोटीन। अब धीरे धीरे जब रॉब्सपियर का आतंक बढ़ने लगा तो एक व्यक्ति ने इसी की हत्या कर दिया, रॉब्सपियर का। अब फ्रांस पे आ गया शासन नेपोलियन बोनापार्ट का। हम लोग धीरे धीरे 10वां क्लास में एंट्री कर रहे हैं। ये सब बेसिक क्लास था, बेसिक तब जानेंगे नहीं कहानी का तो आगे समझ में नहीं आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का हेड बनता है और 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का हेड बनता है और या नेपोलियन कोड देता है, नेपोलियन संहिता देता है। नेपोलियन संहिता कहिए चाहे नेपोलियन कोड। संहिता का मतलब होता है नियम, कोड का मतलब भी नियम। तो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट हेड बनता है और 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता देता है। इन्होंने पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की। स्वतंत्रता क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट कहता था एक देश का सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, एक देश का सभी लोग समान है और एक देश का सभी लोग बंधु है। और यहीं से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था तो किस क्रांति से हुआ? तो 14 जुलाई 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। बोलिएगा। जबकि राष्ट्रवाद का उदय करने वाले कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट।
नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बनता है? 1804 में। और नेपोलियन बोनापार्ट कोड लाता है, अपना नियम लाता है। इसमें जिन्होंने कहा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। एक देश के सभी लोग स्वतंत्र हैं, एक देश के सभी लोग समान हैं और एक देश के सभी लोग भाई हैं। और यहीं से क्या आ गया? राष्ट्रवाद का भावना सभी लोगों में बढ़ गई। यानी राष्ट्रवाद का उदय किस क्रांति से हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति से आया? तो फ्रांसीसी क्रांति से। यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। फ्रांस में क्रांति हो गई, राजा को मार दिया गया और हेड बन गया है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था मैं पूरे यूरोप से राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना करूंगा, गणतंत्र की स्थापना करूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट राजा तो बनता है लेकिन कहता प्रजा हमें चुनेगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला प्रजा वोट दे के हमें राजा बनाओ, हम अपने मन से राजा नहीं बनेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है मैं पूरे यूरोप में राजतंत्र का कब्र खोद दूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा? मैं पूरे यूरोप में राजतंत्र का कब्र खोद दूंगा और लोकतंत्र की स्थापना करूंगा। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में सत्ता परिवर्तन कर दिया तो क्या बाकी यूरोप में चुप रहेगा? हमने कहा था कि जो परिवर्तन फ्रांस में होता है वही परिवर्तन पूरे यूरोप में होता है। तो हमने बताया था कि स्पेन के बगल में फ्रांस है, यही सभी सबसे मजबूत देश है। फ्रांस के बगल में एक देश है, कौन सा देश है? याद होना चाहिए। स्पेन के बगल में फ्रांस, फ्रांस के बगल में जर्मनी और इसके नीचे एक देश है, कौन है? ऑस्ट्रिया। और ये बड़ा वाला देश कौन है? रूस। और यहीं पर एक देश है जिसका नाम है इटली। सुनिएगा, जब फ्रांस का राजा मारा गया तो बाकी देश का राजा भी चिट्ठी लिख रहा नेपोलियन बोनापार्ट के पास कि आप भी आ जाइए हमारे देश में, हम आपकी तरफ से मिलके अपने राजा को मारेंगे। और भी देशों से इसी प्रकार की आ रही है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस जा रहा, स्पेन जा रहा है, अब स्पेन की जनता मिलके वहीं के राजा को मार रही है। यानी स्पेन में भी क्या हो गया? राजा को मार दिया गया। स्पेन पर किसका अधिकार हो गया? नेपोलियन बोनापार्ट। देखते देखते लगभग यूरोप के 32 देशों पर, एक दो देश नहीं, यूरोप के लगभग 32 देशों पर नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक अंडा दिया, किसका? राष्ट्रवाद का। अब उस नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवाद का अंडा दिया। अब इसका चूजा देखो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद का बीज बोने वाला कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसका वृक्ष बहुत विशाल हो रहा है। स्पेन, देखते देखते डेनमार्क के और भी जितना यूरोप के लगभग देशों में किसका अधिकार हो गया? नेपोलियन बोनापार्ट का। लेकिन रूस पर अभी अधिकार नहीं हुआ है। ऑस्ट्रिया मजबूत देश है, तो ये लोग बचा हुआ है। इधर ब्रिटेन का अगर हम बात करते हैं, ब्रिटेन का, तो इस सब देशों पर अधिकार नहीं हुआ, बट इन लोगों को डर लग रहा है। ब्रिटेन को, ऑस्ट्रिया को और रूस को डर लग रहा है कि नेपोलियन धीरे धीरे अधिकार कर लेता है। तो इन लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि नेपोलियन को हराना पड़ेगा युद्ध करके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे देश पर भी किसका अधिकार हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट का। अब ये स्पेन, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन योजना बनाता है और ऑस्ट्रिया का चांसलर है। ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या है? मेटरनिक। इसका नाम याद रखिएगा, अभी इंपॉर्टेंट हो गया। मेटरनिक के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन, और एक तरफ कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। एक तरफ मेटरनिक, रूस, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, रूस और ब्रिटेन। दूसरी तरफ कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी मेटरनिक
वर्सेज किसके बीच? नेपोलियन बोनापार्ट के बीच अब युद्ध होने वाला है। मेटरनिख और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट और मेटरनिख की तरफ कौन कौन है? रूस है, ऑस्ट्रिया का तो खुद मेटरनिख है, और ब्रिटेन। इन तीनों की सेना एक तरफ है और अकेला नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ है। वाटरलू का युद्ध 1815 में स्टार्ट होती है। नेपोलियन सभी युद्ध जीतता आ रहा था, 32 देशों पर इसने अधिकार कर लिया था, लेकिन वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह हार जाता है। नेपोलियन की हार हो जाती है और इससे पकड़ के सेंट एल्वा द्वीप पर भेज दिया जाता है, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहां नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। कब इसकी मृत्यु हो जाती है? 5 मई 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट मर जाता है। 1815 का युद्ध में हार जाता है और 5 मई 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। अब आगे का कहानी सुनिएगा। पहले फिर से मैं एक बार इतना रिपीट कर देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुई। इस क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुआ और इसका हेड बनता है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही लुई सोलहवां और इसकी पत्नी मैरी एंतुआनेट को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई, गिलोटीन चढ़ा दिया गया और नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड बनाया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा भी फ्रांसीसी क्रांति में दी गई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दी गई? फ्रांसीसी क्रांति में दी गई। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? एक देश के सभी लोग स्वतंत्र हैं, एक देश के सभी लोग समान हैं, एक देश के सभी लोग भाई हैं, और यहीं से उदय होता है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का उदय करवाने वाले कौन हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने अंडा दिया, अंडा देते इसका पूरा साम्राज्य फैल गया। स्पेन, अंडा का मतलब होता है विस्तार किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। स्पेन और भी देखते देखते कई देशों में इसका क्या हो गया? शासन। लेकिन जब अंडा से चूजा निकला तो यही चूजा अब इसको लोन मार रहा है। कहने का अर्थ है, शुरुआत में तो स्पेन के लोगों ने कहा कि आप हमारे तरह यहाँ आके क्या कीजिए, आइए हम अपने लोग मिल करके यहाँ की राजा को मारेंगे। शुरू में तो मारने को मार दिया, हटा दिया, लेकिन इस पर अधिकार किसका हो गया? स्पेन का। अब यहाँ के लोग गुस्सा कर रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कहता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लेकिन हम लोग स्वतंत्र कहाँ हैं? हम लोग स्वतंत्र, इस पर तो फ्रांस का अधिकार हो गया, इस पर तो नेपोलियन का अधिकार हो गया। हम लोग में समानता कहाँ है? हम लोग स्वतंत्र तभी तो हो सकते हैं जब अपने से नियम कानून बनाएंगे, अपने से राजा को चुनेंगे। अब धीरे धीरे सभी देश मिलकर विरोध करने लगे और इस विरोध में केवल रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन नहीं था, बाकी भी देश मिले थे, लेकिन वो लोग डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट थे। यानी वाटरलू के युद्ध में मेटरनिख तो हेड था और बाकी लोग इनडायरेक्ट में भी लड़ रहे थे। तो वाटरलू का युद्ध कब होता है? 1815 में। इस युद्ध में किसकी विजय होती है? मेटरनिख जीत जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। क्या इतना बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं फिर से एक बार और नेपोलियन कोड जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान, डेट सभी डेट याद नहीं रखना है, जो वाला इंपॉर्टेंट है वो वाला एग्जाम में पूछता है। यानी नेपोलियन कोड कब बना था? तो नेपोलियन कोड बना था 1804 में। याद रह जाएगा, नेपोलियन जब हेड बनता है तो नियम कानून बनाता है, इसी को नेपोलियन कोड कहते हैं या नेपोलियन संहिता। बोलेगा नेपोलियन स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किसने दिया था?
नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हो गया? फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र ही खत्म हो गया और क्या हो गया? गणतंत्र की स्थापना हुआ। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा बनेगा, गणतंत्र का मतलब होता है जनता चुन के हेड बनाती है। दोनों में डिफरेंट है। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता है, जबकि गणतंत्र में जनता चुन के हेड बनाती है। तो ये था, हम लोगों ने देखा वाटरलू का युद्ध। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इस युद्ध के बाद की कहानी, उम्मीद है इतना क्लियर होगा। हम लोग आगे जब भारत पढ़ेंगे तो देखेंगे इसी तरह, जिस तरह यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध नहीं हार रहा था, इसी तरह भारत में एक व्यक्ति है समुद्रगुप्त, वो भी इसी तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किए, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 1815 के वाटरलू के युद्ध से फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है और वही मेटरनिख 18 जून 1815 अब हमारा 10th क्लास स्टार्ट होता है। यहीं से हमारा 10th क्लास में स्टार्ट किया है पढ़ाने के लिए, लेकिन हमने पीछे का क्यों पढ़ाया? जब तक पीछे का नहीं पढ़िएगा तो कहानी समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। बाकी सब नॉर्मल क्लास में ही पढ़ना था। 18 जून 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसका नाम था वियना सम्मेलन। 18 जून 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वियना सम्मेलन में सभी यूरोप के देशों को बुलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिएगा क्या था। पहला उद्देश्य था नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाए गए सभी नियम कानून को समाप्त कर फिर से यूरोप में राजतंत्र को स्थापित करना था। यानी नेपोलियन द्वारा बनाए गए नियम कानून को समाप्त करने का, नेपोलियन का नियम कानून को समाप्त करना था और फिर से यूरोप में राजतंत्र की स्थापना करना था। अगला था नेपोलियन द्वारा बनाए गए सभी नियम कानून को समाप्त करना था और फिर से यूरोप में राजतंत्र की स्थापना करना था। पूछेगा आपसे वियना सम्मेलन के उद्देश्य को बताइए, तो आप बोलिएगा 1815 के वाटरलू के युद्ध के बाद 18 जून 1815 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बनाए गए नियम कानून को समाप्त कर फिर से यूरोप में राजतंत्र की स्थापना करना था। वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेगा? बताइए, जो युद्ध जीतेगा वही करेगा। तो इसका नेतृत्व कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। आपसे पूछे कि वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वियना सम्मेलन का नेतृत्व ऑस्ट्रिया का चांसलर जस्ट लाइक प्रधानमंत्री होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ऑस्ट्रिया में क्या होते हैं? ऑस्ट्रिया में चांसलर होते हैं। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, 18 जून 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बनाए गए सभी नियम कानून को समाप्त कर फिर से यूरोप में राजतंत्र को स्थापित करना था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मेटरनिख कौन है? ऑस्ट्रिया का चांसलर। इस वियना सम्मेलन में कौन कौन भाग लेगा? तो मुख्य रूप से भाग लेगा ऑस्ट्रिया, इसके बाद रूस,
इसके बाद इसमें भाग कौन लेगा? ब्रिटेन। और इसमें भाग लिया इटली। ऑस्ट्रिया वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन और इटली भाग लिया। इटली के इस समय राष्ट्रपति हैं या मेन हैं, इनका नाम है चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट भी भाग लेते हैं कि युद्ध जीता है तो हमें कुछ फायदा होगा, लेकिन इसमें तो मामला ही कुछ गड़बड़ हो गया। ये जो इटली का आप देख रहे हैं, लगभग जूता के आकार का ये जो देश है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कहता है कि चार्ल्स एल्बर्ट को कि आपने युद्ध में हमारा सहयोग नहीं किया है और युद्ध में हमारा काफी नुकसान हुआ। किस युद्ध की बात हो रही है? वाटरलू के युद्ध की बात हो रही है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा इटली आपको मिलेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये पूरा इटली आपको नहीं मिलेगा। और ये इटली का जो नीचे का क्षेत्र देख रहे हैं, ये फ्रांस के अधिकार में रहेगा। और ये जो ऊपर का क्षेत्र देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया हम रखेंगे। और ये जो बीच का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ ईसाई धर्म के प्रमुख पोप रहते हैं और इसका नाम है रोम। वियना सम्मेलन में चार्ल्स एल्बर्ट गए थे कि हमारा फायदा होगा, लेकिन वियना सम्मेलन में चार्ल्स एल्बर्ट को कहा गया कि अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा इटली आपको मिलेगा, तो ऐसा मिलने वाला नहीं है। यानी जो बीच का भाग है वो तो रोम, उसमें पोप रहेंगे। नीचे वाला भाग हम दे देंगे और फ्रांस को, क्योंकि यूरोप का सबसे मजबूत देश कौन है? फ्रांस है। अगर उसको नहीं देंगे, फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश की स्थापना हो जाती है, अभी मैं बताऊंगा। तो ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन और इटली। हम लोग फिर आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे इटली को कैसे छोटे छोटे टुकड़े में भेद कर दिया। आज के लिए इतना ही। बाय।